हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं कक्षा राजनीतिक शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए अध्याय नंबर 2 का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे संवाद क्या है, संवाद को कैसे समाज में लाया जा सकता है, संवाद के कितने रूप हैं, संवाद की विशेषताएं क्या हैं, संवाद के उद्देश्य क्या हैं, संवाद से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं संवाद की कहानी को स्टार्ट। तो दोस्तों, संवाद को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। यदि हम संवाद के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले संवाद को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, इसके अर्थ को बढ़िया तरह जान लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी इसी संवाद पर टिकी हुई है। तो संवाद का अर्थ क्या है? संवाद का मतलब है कि कम से कम दो सरकार के कम से कम दो स्तरों का होना ही संवाद है। नहीं समझा? अभी भी नहीं समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए केंद्र सरकार एक स्तर, सरकार का एक स्तर हो गया, राज्य सरकार सरकार का दूसरा स्तर हो गया, स्थानीय सरकार सरकार का तीसरा स्तर हो गया। इस तरीके से सरकार के स्तर होते हैं। तो इस तरह के, इसलिए कम से कम दो स्तर यदि होते हैं किसी सरकार में, तो उस सरकार की शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है या फिर संघवाद कहा जाता है। समझ गया? आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब इसकी एक परिभाषा हम आपको दे देते हैं। सरकार का वह रूप जिसमें देश के अंदर सरकार के कम से कम दो या दो से अधिक स्तर होते हों, उसे संघवाद कहते हैं या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी। उसको उदाहरण के तौर पे हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को उदाहरण के तौर पे देखा था और उसी के माध्यम से हमने सत्ता की साझेदारी को समझा था। तो अब हम इन्हीं उदाहरणों को फिर से लेते हैं और इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे संघवाद को, कि संघवाद क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, बेल्जियम ने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई थी, संघवाद शासन व्यवस्था अपनाई थी। संघवाद आप जानते हो क्या है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये आप जानते हो। श्रीलंका ने एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई थी। अब एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है ये समझ लीजिए। सरकार का एक स्तर वाला रूप, सरकार का एक स्तर वाला रूप को ही क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब सरकार के स्तर तो होते हैं। देखिए, प्रत्येक कंट्री में संघीय शासन व्यवस्था के अलग अलग, एक तरीके से कह सकते हैं, गतिविधियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि देखिए, सरकार तो राज्य सरकार भी है, केंद्रीय सरकार भी है। इस तरीके से तो हो सकती है प्रत्येक कंट्री में, ठीक है, या फिर और स्थानीय सरकार। तो सरकार के स्तर तो हो सकते हैं। यहाँ पे जो एकात्मक शासन की बात करता है तो वहाँ पे समझ लीजिए कि यदि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार भी है, बट सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। भाई, जो केंद्र सरकार चाहेगी वो ही होगा। तो यहाँ पे राज्य सरकार नाम की तो है ना, भाई इसके पास तो कोई पावर है ही नहीं, जो कुछ केंद्र सरकार चाहेगी वो ही होगा। तो इसको कहेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी एक ही सरकार के स्तर की मान्यता रहेगी, एक ही सरकार वैल्यूएबल रहेगा, एक ही सरकार के पास सारे अधिकार रहेंगे और एक ही स्तर के सरकार के पास यदि सारे अधिकार रहते हैं तो उसी शासन व्यवस्था को कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। अब आप संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर, ठीक है, कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। समझे, नोट कर लिए। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था है क्या? संघीय शासन व्यवस्था कम से कम दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार को ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यह भी एक इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता हम देखें तो एक ही नागरिक समूह पर शासन करना, ये भी एक विशेषता है। अब क्वेश्चन बनता है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करना ये कैसे? इसको देखिए, हम व्याख्या कर देते हैं आपको। मान लीजिए ये हो गई केंद्र सरकार, ये हो गई राज्य सरकार, ठीक है, ये केंद्र और ये राज्य सरकार, और ये अब दोनों संघीय शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर संघीय शासन व्यवस्था तो उसकी ये क्या है? ये एक ही ये नागरिकों का समूह है, ठीक है, एक ही नागरिक समूह। केंद्र सरकार भी इसी नागरिक समूह पर क्या कर रही है? शासन कर रही है। राज्य सरकार भी इसी नागरिक समूह पर शासन कर रही है और स्थानीय सरकार भी इसी नागरिक समूह पर कार्य कर रही है। यानी जो जिस पर कार्य कर रही है, जिस पर शासन कर रही है सरकार, वो नागरिकों का समूह एक ही है।
लेकिन उनकी शक्तियों के अधिकार क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया है। उनके पास, कुछ के पास ज़्यादा, कुछ के पास कम शक्तियों को बांट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही नागरिक समूह पर, भाई सरकार के स्तर अलग अलग हैं लेकिन नागरिक समूह तो एक ही है ना, तो इस तरीके से नागरिक समूह पर, एक ही नागरिक समूह पर संघीय शासन व्यवस्था कार्य करती है, यानी काम करती है या फिर शासन करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की। संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित कर देना या निश्चित होना। भैया सरकार के अधिकार क्षेत्रों को निश्चित कर दिया जाता है। ये मान लीजिए केंद्र सरकार हो गई और ये हो गई राज्य सरकार, ये हो गई स्थानीय सरकार मान ली। ठीक है, तो इसके पास अपनी अलग शक्ति है। इसके लिए कुछ अधिकार संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, इसके लिए भी कुछ शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी जाती हैं, इसके लिए भी कुछ संविधान के द्वारा शक्ति दी जाती हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ इनकी भी अपनी पावर होती है, वो संविधान इनको तय करता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके पास ये अपने क्षेत्र के कार्यों में जो इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उस पर ये कार्य कर रहे हैं, ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब मान लीजिए भाई कोई कार्य इसका है, ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि इसके कार्य को या इसके कार्य को करने के लिए एक दूसरे की सहमति का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में यदि कोई भी कानून बनाना है या कोई भी कानून लागू करना है या कोई भी बदलाव भारतीय संविधान में लाना है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति का होना जरूरी है, मतलब राज्य सरकारों की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे की कंडीशंस भी हैं, यानी एक दूसरे पर नियंत्रण बनाने का भी कार्य ये करती हैं और इनके अधिकार क्षेत्र भी संविधान के द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। ये संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता क्या है। संविधान के प्रावधानों, नियमों या कानूनों को बदलने या लागू करने के लिए दोनों सरकारों या तीनों सरकारों की सहमति का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऊपर बता ही दिया हूँ, तो ये भी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। अब हम विशेषता नंबर 5 की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में स्तरीय सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। ये बात भी सही है भाई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था होती है उस वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण बनाने के लिए केंद्र सरकार के अपने अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के पास अपने अधिकार होते हैं। इनके जो राजस्व की जो प्रक्रिया होती है उसके उगाने या उसको वसूलने की अलग अलग स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये भी संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है। तो आशा करता हूँ कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। देखिए इसकी विशेषता मैंने लिखी नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं, इन्हीं से रिलेट करते हुए चलना है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं से बहुत आसान है। पहली बात, इसमें एक ही सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं या एक स्तरीय सरकार होती है। ठीक है, यानी जितने भी अधिकार हैं उनको विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है, शक्तियों का बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी एक ही सरकार को दिए जाते हैं, यानी एक ही सरकार के पास होते हैं। इसीलिए इसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। विशेषता नंबर 1 हो गई। अब हम विशेषता नंबर 2 की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में बदलाव लाने के लिए, संविधान के कानून को लागू करने के लिए, संविधान में कुछ भी चेंजेस लाने के लिए इसको किसी भी सरकार की सहमति की ज़रूरत नहीं है, सारे अधिकार इसके पास हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता की यदि हम बात करें तो इसके अधिकार क्षेत्रों को निश्चित नहीं किया जाता है, पहले से ही इसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। इसकी तीसरी विशेषता हो गई कि इसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए किसी भी अधिकार क्षेत्रों को निश्चित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम विशेषता नंबर इसकी 4 की बात करें तो इसमें राजस्व को अलग अलग स्रोतों के आधार पर नहीं बांटा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना प्रोसेस बनाती है। जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी इसी के पास होते हैं। ये एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो आशा करता हूँ कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। आप डिफरेंस भी अब इन दोनों में कर सकते हो, कर ही दोगे यदि आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान से सुन रहे होंगे तो। अब हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। देखिए
विशेषता हम जान चुके हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, ये जानना भी जरूरी है। भैया बेल्जियम ने संघीय शासन व्यवस्था अपनाई थी, ठीक है। वो किस लिए अपनाई? वहाँ की जो जनता थी, जो बेल्जियम की जो नागरिक थे, वो उन लोगों में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। यानी लोगों में एक दूसरे के प्रति विद्रोही भावनाएं पैदा होने लगी थी, फ्रेंच डच भाषा बोलने वाले भाषाई के आधार पर, ठीक है। तो उसने क्या की, एकता बनाने की कोशिश की, और एकता बनाने के लिए क्या किया, उसने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, ठीक है, ना कि एकात्मक शासन व्यवस्था को। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो एकता की सुरक्षा करना भी होता है, ठीक है। देश की एकता को बनाए रखना भी उसका उद्देश्य होता है। दूसरी बात, शांति को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उद्देश्य होता है, यानी शांति को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य होता है संघीय शासन व्यवस्था। तीसरी बात, क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना भी इसका उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देने के लिए या प्रत्येक क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम ने ही संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। तो क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना भी इसका एक उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था को गठित कैसे किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठित करने के तरीके क्या क्या हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था को दो तरीके से गठित किया जा सकता है, दो तरीके से इसको स्थापित किया जा सकता है। अब समझना है दो तरीके वो कौन कौन से हैं। देखिए, तरीका नंबर 1, यानी पहला तरीका है एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया, ठीक है। ये देश 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यानी यदि देशों को मिलाकर एक इकाई बनाई जा रही है, एक इकाई का निर्माण किया जा रहा है और उस इकाई के अंदर संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, ठीक है। भाई अलग अलग देश मिलाए और उन देशों की एक इकाई बनाई, उस इकाई के अंदर संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी हम संघीय शासन व्यवस्था को गठित कर सकते हैं। इसमें जो ताकतवर जो सरकार होगी वो प्रांतीय सरकार होगी, सबसे ताकतवर सरकार प्रांतीय सरकार ताकतवर होगी। तो अब इस तरह की संघीय शासन व्यवस्था किन किन कंट्रीज़ ने अपना रखी है? देखिए, अमेरिका ने भी इसी तरह की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, स्विट्जरलैंड ने भी इसी तरह की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है देश एक ही है, यानी ये एक देश हो गया और इसी देश के अंतर्गत प्रांतों में देश को बांट दिया जाता है, ठीक है। प्रांत होते हैं, राज्यों में देश को बांट दिया जाता है, उसके अंदर ही एक ही देश के अंदर ही संघीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है, यानी संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें जो ताकतवर सरकार होगी वो केंद्र सरकार होगी, ठीक है। इसमें जो ताकतवर सरकार होगी वो केंद्र सरकार होगी। अब देखिए, ये किस किस कंट्रीज ने अपना रखी है संघीय शासन व्यवस्था का ये तरीका। देखिए, भारत अपना ही देश, इसमें भी यही व्यवस्था है, यही तरीका है संघीय शासन व्यवस्था का। भाई भारत एक कंट्री है, भारत के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये इस तरीके स्टेट्स हैं और इस स्टेट्स की प्रत्येक स्टेट्स की अपनी अपनी सरकार हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इस तरीके से राज्य सरकारें हैं, फिर केंद्रीय सरकार है, फिर तीसरी स्थानीय सरकार है, ठीक है। तो यदि ऐसी जो व्यवस्था होती है उस यह संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा तरीका है। ये भारत में भी है, स्पेन में भी है, बेल्जियम में भी है। बेल्जियम ने भी यही व्यवस्था अपनाई थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नोट में आपको बता देता हूँ, जो संघीय शासन व्यवस्था है, देखिए इसके अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, यानी अपने अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। कोई भी देश इसको अपने देश की स्थिति के अनुसार वहाँ पे लागू कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई केंद्र सरकार को ही पावर देनी चाहिए, भाई कोई देश राज्य सरकार को भी तो पावर दे सकता है, ठीक है। तो इसमें सभी की वो अपनी अपनी वो अलग अलग राय है, प्रत्येक कंट्रीज अपनी स्थिति को देखते हुए इसको के हिसाब से गठित कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था की। भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी है, ठीक है, कौन सी इसकी प्रक्रिया क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में 2 स्तरीय सरकार की है।
बाद में इसमें एक और स्तरीय सरकार को जोड़ दिया गया, स्थानीय स्तरीय सरकार को जोड़ दिया गया था। देखिए भारत में 3 स्तरीय सरकार है। तो पहले तो 2 स्तरीय सरकार थी, बाद में इसमें स्थानीय स्तरीय सरकार को भी जोड़ दिया गया। देखिए एक तो हो गई केंद्र सरकार, एक हो गई राज्य सरकार, एक हो गई स्थानीय सरकार। इसको इसमें बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, इस तरीके से, ठीक है। तो ये राज्य सरकार हो गई और केंद्र सरकार हो गई। अब इनके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था, भारत की संघीय शासन व्यवस्था क्या है भाई। प्रत्येक जो सरकार है उसके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता भी रही है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग यानी निश्चित किए जाते हैं। तो अब संघीय सरकार, संघीय सूची यानी केंद्र सरकार के विषय इस सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक हो गई ये अधिकार क्षेत्र भाई, संघीय सूची में जिन विषयों को दर्शाया गया है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। जो राज्य सूची में जो अधिकार, जो भी विषय दर्शाए गए हैं, जो भी लिखित हैं संविधान में, वो उन पर राज्य का अधिकार क्षेत्र है। और स्मृति सूची में जो न तो संघीय सूची में है न राज्य सूची में है, ठीक है, इनके अलावा जो भी विषय इसमें हैं, जो मतलब स्मृति सूची में जो विषय हैं, ये कहने का मतलब ये कि जो इस सूची में जो विषय हैं उन पर ये दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे तब जाके उन पर कार्य करेंगे। यदि इन दोनों में टकराव हो जाता है भाई, बात ये भी तो है, इन दोनों में टकराव होता है तो केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार का मान्यवर रहेगा, ठीक है। केंद्रीय सरकार यहाँ पे मान्यवर रहती है। तो अब देखिए संघीय सूची में एक बार ये हम बैक कर देते हैं इसको क्लीन। अब बात देखिए, संघीय सूची केंद्र सरकार की सूची है, इसके अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कुछ विषय मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। इस सूची में देखिए विदेशी मामले हो गए, ये संघीय सूची में आ रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित मामले हो गए, ये संघीय सूची में आ रहे हैं, ठीक है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं। विदेशी संधियाँ जैसे हो गई, ये सब इनके अंतर्गत आ रहे हैं। अब राज्य सूची में भाई पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि, ये सब आ रहे हैं राज्य सूची के अंतर्गत। इसमें जो भी विषय आ रहे हैं इन विषयों पर दोनों पर कार्य कर सकते, दोनों ही कार्य करेंगे, ठीक है। जो इसके अंतर्गत संविवर्ती सूची के अंतर्गत आ रहे हैं उन विषयों पर ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। और यदि इनकी बातचीतों में टकराव होता है तो संघीय सूची जो चाहेगी यानी केंद्र सरकार जो चाहेगी वो मान्यवर रहता है, ठीक है। अब जो बात आती है कि जो विषय इसमें लिखित हैं और इसमें भी इनके अलावा जो विषय बच गए, बचे हुए विषय, उन पर कौन कार्य करेगी, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार। भाई समवर्ती सूची में जो विषय इंडिकेट किए गए हैं वो उन पे तो ये दोनों सरकारें कार्य करेंगी, ठीक है। ये संघीय सूची में राज्य सरकार, तो इस तरीके से। लेकिन जो विषय बच गए उन पे कौन कार्य करेगा, उन पे कार्य करेगी केंद्र सरकार, ठीक है। ये बात भी नोट कर लें। अब बात हम करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए मैंने आपको बताया जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो जैसे ही इनके नामों से पता चलता है, केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित हैं ये प्रदेश, जो प्रदेश जैसे कि दिल्ली हो गई, ठीक है, पुदुचेरी हो गई। तो इस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं प्रदेश ऐसे भी होते हैं जो केंद्र के अधीन होते हैं। प्रत्येक राज्य के अधिकार भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि भाई अब से कुछ वर्ष पहले, अब तो चल मिला लिया गया है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या था, तो कुछ अधिकार विशेष रूप से दे दिए जाते हैं कुछ राज्यों को, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस अपने अपने देश की स्थिति के अनुसार होती है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था चलती कैसी है, ठीक है। संघीय व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है। देखिए संवैधानिक प्रावधान इसमें जरूरी है संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि भाई यदि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसमें शक्तियों को ही तो बांटा जा रहा है। इनमें शक्तियों को बांटने का कार्य कौन करेगा, संविधान करेगा। संविधान किन के माध्यम से करेगा, अपने कानूनों के माध्यम से। तो इसलिए संवैधानिक प्रावधान यानी संवैधानिक कानूनों का होना जरूरी है संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, समझ चुके हो। अब बात करें लोकतांत्रिक राजनीति का भी होना जरूरी है संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति यानी लोक माने लोगों,
का तंत्र, लोगों का तंत्र कौन है भाई? जनता है, देश की जनता होती है। तो जनता की जो राजनीति होती है, जो जनता के विचार विमर्श होते हैं, उनके अनुसार भी उनका होना भी जरूरी है संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। क्योंकि भाई लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा ही संघवाद की भावना पैदा की जाती है। समझ रहे हो? लोकतांत्रिक राजनीति के द्वारा ही संघवाद की भावना पैदा की जाती है, संघवाद को लाने की बातें की जाती है, विचार विमर्श किए जाते हैं। और संघवाद की भावना तभी पैदा हो सकती है जब लोकतांत्रिक राजनीति होगी। ठीक है, अलोकतांत्रिक राजनीति में इस तरह की भावनाओं पर विचार विमर्श नहीं होते हैं, वो एकात्मक शासन की ओर चली जाती है वो राजनीति। ठीक है, दूसरी बात, विविधताओं को आदर करने वाली राजनीति होती है लोकतांत्रिक राजनीति, विविधताओं का आदर करती है। तो इसलिए विविधताओं का आदर करने वाली राजनीति ही संघीय शासन व्यवस्था का समर्थन करेगी। ठीक है भाई। दूसरी बात, साथ रहकर चलने वाली ये राजनीति होती है, ये इस तरह के मुद्दों पर ये बात करती है इसलिए ही लोकतांत्रिक राजनीति से संघीय शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। ये मतलब बहुत ज़रूरी है, लोकतांत्रिक राजनीति और संवैधानिक प्रावधानों का होना बहुत ज़रूरी है संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं भाषाई राज्य। ये अपने भारत की बात है, यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति को हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या था कि लोकतांत्रिक राजनीति को हमें यहाँ पे समझना है, लोकतांत्रिक राजनीति का इम्तिहान है। देखिए कि एक टाइम आया और भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होने की बातें यानी अफवाहें उठने लगी, यानी जोर पकड़ने लगी। ठीक है, और इस पर बहुत सारे, एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए आती है। और इसी आधार पर, भाषा के आधार पर जो ये राज्यों के गठन की बात उठी, यहीं से ही लोकतांत्रिक राजनीति का पता हमको चलता है। क्योंकि भाई यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ की जो उस टाइम की राजनीति थी उसने क्या किया कि प्रांतों को भाषा के आधार पर गठित कर दिया और शांति की भावना भी बना दी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, समझदारी से काम यहाँ पे लेती है भारतीय राजनीति। ठीक है, बेल्जियम की तरह का कार्य यहाँ पे करती है। तो वहाँ पे जो उस टाइम की राजनीति थी उसको हम लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। यहाँ से हमको राजनीति के कुछ पक्ष दिखाई देते हैं लोकतांत्रिक राजनीति के। अब देखिए 1947 में भारत ने चलना शुरू किया था लोकतंत्र की राह पर। ठीक है, और 1962 के आसपास ही क्या होता है, राज्यों के गठन की बातें होती हैं 1960 के दशक में। अब भाषा नीति थी एक, भाई हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद ये भी एक लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में हम इसको भी देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाने की जब बात की गई थी तो उस टाइम हिंदी 40% लोगों की ही मातृभाषा थी। ठीक है, और बहुत सारे अंग्रेजी भी बोलते थे इंडिया के अंतर्गत, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, इस तरीके से। तो जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात की गई और तो पूर्ण रूप से अंग्रेजी को बंद नहीं किया गया था। अगर पूर्ण रूप से अंग्रेजी को बंद कर दिया जाता तो वहाँ पे उग्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। ठीक है, उग्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हिंदी को तो राजभाषा बना दिया और जो अंग्रेजी थी उसको राज्य के या प्रशासनिक कार्यों के लिए अवेलेबल बना दिया। ठीक है, कि भाई जो चाह सकता है वो कर सकता है, और हिंदी को राजभाषा बना दिया। तो इस तरह की कंडीशन थी। तो इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो कल देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।